हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको सबका सीएस के चैनल पर। आज हम लोग द्विध्रुव ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए, द्विध्रुव ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a dipole at any point, या जनरल पॉइंट भी लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय तल पर और विषुवतीय तल पर ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान ई एक्सियल का फॉर्मूला जो होता है 2kp बाई आर क्यू होता है, और ई इक्वेटोरियल जो होता है kp बाई आर क्यू। इसको यूज होगा अभी, इसीलिए इसको हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग लगा लिए, इसको भी मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है, एक ये भी एक द्विध्रुव है, जिसके कारण इसके केंद्र O से हम कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ 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 जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इस स्थिति में हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस इतना पॉइंट में कहीं एगो हम फिक्स चुन लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि P एक बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी P का ओरिजिनल जो हमारा P है उसका डायरेक्शन किधर है, ऋणात्मक आवेश से किधर, धनात्मक आवेश की ओर। और जो ये जो हम यानी P एक प्रकार से पोजीशन वेक्टर के रूप में ट्रीट होगा, जिसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा किधर, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब केंद्र से दूर, केंद्र से दूर। तो ई एक हो गया पोजीशन वेक्टर और ई हो गया डायपोल मोमेंट। तो इसके बीच का जो कोण है उसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पर लिखना है जो हम लिखें। माना कि ए बी एक द्विध्रुव जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहाँ क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, यही let us consider a dipole at point P, electric field finds due to a dipole। ठीक है, तो एट पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इससे P का जो कोण बना है पोजीशन वेक्टर OP अब हो गया, इसके साथ जो कोण बना है वो कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। तो वही लिख सकते हैं, मतलब दर्शा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस ऐसे तो इसके पहले वाले वीडियो में क्या होता था कि इस आवेश से यहाँ की दूरी, इस आवेश से यहाँ की दूरी निकाला जाता था, लेकिन इस स्थिति में यहाँ से इसकी दूरी
और यहाँ से इसकी दूरी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ही दो घटक के रूप में ब्रेक करते हैं, दो घटक के रूप में ब्रेक करते हैं। इसको अगर हम ऐसे यहाँ यहाँ तो इसका यानी P है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस P का दो घटक होगा, एक अलोंग द पॉइंट P और मतलब P के दिशा की ओर, एक P से परपेंडिकुलर। तो इसका घटक, अगर आप लोग घटक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखे होंगे कि इसका घटक अगर जिससे कोण बन रहा उसके दिशा में है तो उसके साथ होता है P cos थीटा, और जिससे लंबवत होता है वो होता है P sin थीटा। ये घटक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है, इसलिए यहाँ पर अब हमारा जो डायपोल है वो डायपोल P नहीं रहा, P sin थीटा और P cos थीटा। तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट, और P sin थीटा के लिए ये P पॉइंट हमारा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, विषुवतीय तल। P cos थीटा के लिए पॉइंट P हो गया एक्सियल पॉइंट, और P sin थीटा के लिए हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। बिंदु P पर ऐसे पहले घटक लिख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P का दो घटक P cos थीटा तथा P sin थीटा होगा, P sin थीटा होगा। P cos थीटा के लिए P अक्षीय तल की तरह तथा P sin थीटा के लिए विषुवतीय तल की तरह व्यवहार करेगा। यानी P जो बिंदु है P cos थीटा के लिए किसके तरह, अक्षीय तल, और P sin थीटा के लिए कुछ निरक्षीय या विषुवतीय तल की तरह ट्रीट करें। ठीक है। अब बिंदु P पर अब अक्षीय तल के कारण अभी हम लिखे थे, ये एक्सियल का फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं 2kp बाई और Q। ये इक्वेटोरियल कितना kp बाई और Q। ठीक, तो अक्षीय के लिए हो गया कुछ बिंदु P पर अक्षीय तल के लिए क्षेत्र E1 उसको हम मान लेते हैं, और E1 हो जाएगा 2k या P नहीं रहा है, P cos थीटा, क्योंकि एक्सियल के लिए कुछ है P cos थीटा बाई कुछ और Q। फिर उसी प्रकार बिंदु P पर विषुवतीय तल के लिए कुछ हो जाएगा, तल के लिए जो छूट गया के लिए क्षेत्र कुछ होगा E2 मान लेते हैं, E2 कुछ हो जाएगा kp sin थीटा बाई कुछ और Q। एक्चुअल में ऐसा हम ये भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था, इसी को हम ऐसे घुमा दिए तो ये नेगेटिव वाला हो गया, ये कुछ हो गया पॉजिटिव वाला, अब ये सीधा आ गया, तब इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा P नहीं है, P sin थीटा। अब P बिंदु है इसके लिए एक्सियल, P sin थीटा इसके लिए इक्वेटोरियल। अब जरा इस अक्षीय पर जो हम लोग डायरेक्शन देखते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो पॉइंट से अवे था, यानी इसकी ओर होगा। ये एक्सियल के लिए है, यानी एक्सियल के लिए कुछ माने हैं E1, E1 का डायरेक्शन इधर है,
फिर विषुवतीय के लिए कुछ है E2, लेकिन इसका डायरेक्शन अभी इधर है, लेकिन हम विषुवतीय तल पर निकाले थे पूरा टोटल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, यहाँ माइनस था, यहाँ कुछ था प्लस था, तो नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव, लेकिन विषुवतीय में अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ ई है, तो इसके लिए इधर ई चल रहा है पी साइन थीटा, तो इसका अपोजिट जस्ट कुछ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, यानी पी साइन थीटा हमारा ई वाला है, पी साइन थीटा नहीं E2, E2 का डायरेक्शन इधर है, E1 इधर है, E2 इधर है। अब हम लोग के पता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि का जोड़ हम कैसे करते हैं, दो वेक्टर का जोड़ कैसे करते हैं, सदिश के योगफल के नियम का पालन करके, तो सदिश के योगफल के नियम का पालन करिए। ठीक, अब हम ई नेट निकालने जा रहे हैं, ई नेट एट पॉइंट P, मतलब P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई नेट हो गया हमारा कुछ E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, लेकिन ये डायरेक्शन किधर कैसे जुटेगा, ये देखिए एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो पहला वेक्टर को हम इधर लेके इधर रखते हैं, ठीक, यानी E2 इधर आ गया, तो पहला वेक्टर E1, दूसरा वेक्टर E2, तो तीसरा एक वेक्टर मिलेगा जो यहाँ से यहाँ चलेगा, चला ना, ई हो गया हमारा ई नेट, पहला वेक्टर का हेड, दूसरा वेक्टर का टेल, तीसरा एक वेक्टर मिला जो ये दोनों वेक्टर का योग के बराबर। अब E1 प्लस E2, इसका हम कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड के लिए E2 मैग्नीट्यूड, अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद ही होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 इनटू cos थीटा, यहाँ जो कोण है इस थीटा E1 और E2 के बीच में, और E1 और E2 के बीच का जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो ये cos 90, तो ये सब कहानी खत्म हो जाएगा, और E1 का जो वैल्यू है यहाँ से लिखेंगे, E2 का जो वैल्यू है यहाँ से लिखेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, देखिए आगे यहाँ ई नेट कितना हो गया, अंडर रूट E1 कितना है, E1 का मान रखिए 2kp cos थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर प्लस E2 kp sin थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 ऐसे ही रह देते हैं, काहे, क्योंकि लिखने से क्या फायदा, जब cos 90 ऐसे करेगा तो cos 90 कहानी गोल कर देगा सब। अब इधर देखिए 4k स्क्वायर पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई आर के पावर 6, k स्क्वायर पी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई आर के पावर 6, cos 90 0, कहानी खत्म। अब इसको जरा सोल्व कर लेना है, और क्या हो गया, के स्क्वायर पी स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6, आर के पावर 6 सब कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका जब इस तरह से रहता है रूट ए भी, ए पर भी रूट और बी पर भी रूट लिखते हैं हम लोग, यहाँ भी गुना है इसके में, के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा आर के पावर 6 एरो पर रूट चढ़ेगा, इधर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर एरो पर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा के पी बटा आर के क्यू, और ये इसको cos के रूप में ब्रेक कर देंगे, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10 क्लास के हिसाब से कुछ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो फिर यहाँ पर ई नेट जो हमारा हो गया कुछ हो गया के पी बाई आर क्यू अंडर रूट
4 गो में से 1 गो गया तो 3 गो, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आता है कितना आता है, K3/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा या फिर 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वीडियो के लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करें और दम भर के देखें वीडियो।